One final question, please. What would be your salary expectations? Based on my experience and my skills, I would say a fair expectation would be 20 lakhs. 20 lakhs. Let's make it interesting. Let's make it 25 lakhs. Wait, what? You are increasing my offer? Over 1 month later. मेरे 25 लाख कहाँ गए? ये 1.2 lakhs in hand क्यों है? Welcome to the real world, जहां CTCs कभी भी in hand नहीं होती। जब आपको 25 लाख रुपए की नौकरी मिलती है ना, तो बहुत लोग ये गलती करते हैं। अरे वाह, 25 लाख मतलब डिवाइडेड बाय 12 मतलब 2.08 लाख रुपीस पर मंथ। वाह वाह वाह, इससे तो मैं बंगला गाड़ी रेंट पे लूंगा, अय्याशियां करूंगा और फिर अंकुर वारिकू के चलते बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट ताकि लाखों लाखों पैसे बन पाए। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, इट डज नॉट मीन इन हैंड सैलरी। अंतर क्या है? कॉस्ट टू कंपनी मतलब एक कंपनी आपके रोल पे एक इंसान को लाने के लिए इतना खर्चा करेगी, एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप तक पहुंचती नहीं है, लेकिन पहुंचती भी हैं अगर तो इनडायरेक्टली पहुंचती हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो क्या क्या चीजें होती हैं। 25 लाख की सैलरी को मान के चलते हैं, तो उसमें शायद बेस सैलरी होगी आपकी 10 लाख, एंड दिस इज द एक्चुअल कैश कंपोनेंट जो आपको मिलेगा। फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें 3 लाख का परफॉर्मेंस बोनस भी जुड़ा हो, जो कि एक्चुअल कैश है तो, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो अगर आपने वो परफॉर्म नहीं किया या कंपनी अपने टारगेट्स हिट नहीं कर पाई, तो ऐसा हो सकता है कि इस 3 में से कम ही मिले या शायद मिले ही ना। फिर है ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख का, तो ये एक बार तो मिल जाएगा, लेकिन अगले साल से ये ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा। सो इट्स अ वन टाइम कैश कंपोनेंट। एंड बहुत सारी कंपनीज एक क्लॉज भी डालती हैं कि अगर आपने ये कंपनी एक्स पीरियड के अंदर छोड़ दी, लेट्स से 1 साल के अंदर छोड़ दी, तो ये ज्वाइनिंग बोनस आपको वापस देना पड़ेगा। फिर 1 लाख का उन्होंने रिटेंशन बोनस डाल दिया है। रिटेंशन बोनस मतलब अगर आप इस कंपनी में 2-3 साल रह गए, तब जाके ये पैसा आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला। फिर अदर अलाउंसेस हैं, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो कि 2 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन ये टैक्स्ड होंगे अगर आप इनके बिल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड फिर सबसे बड़ा ढांचा जो ज्यादातर स्टार्टअप्स में पाया जाता है, ESOPs या स्टॉक ऑप्शंस, जो कि इस केस में हम फर्ज करिए 7 लाख के हैं। वो चीजें जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, आप इस कंपनी के स्टॉक कमाएंगे या आपको उनके स्टॉक मिलेंगे, स्टॉक भी नहीं एक्चुअली स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे। एंड मैं बताऊंगा कि ESOPs कैसे काम करते हैं। एंड किसी पॉइंट पे जाके शायद अगर ये स्टार्टअप चल गया एंड लिक्विडिटी आ गई, ये बिक गया या IPO हो गया, आपके स्टॉक्स कन्वर्ट होंगे कैश में, विच यू कैन देन यूज फॉर योर लाइफ। कुछ कंपनियां तो इसको और भी आगे ले जाती हैं। वो बोलती हैं यार ये कॉस्ट टू कंपनी है, मतलब इस कंपनी ने इस इंसान या इस रोल पे जो भी खर्चे किए हैं वो सब भी डालो। तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट भी डाल देते हैं, वो इंडक्शन का कॉस्ट भी डाल देते हैं कि आपको इंडक्ट करने के लिए हमने इस होटल में ठहरवाया, इतने दिन की ट्रेनिंग करी, आपकी फ्लाइट की टिकटें ये आई। दे विल पुट योर ऑफिस कॉस्ट एज वेल, क्योंकि आपके ऑफिस में एक पर सीट का कॉस्ट होता है। दे विल ऑल्सो इंक्लूड योर वर्क फ्रॉम होम सेटअप कॉस्ट, क्योंकि वो उस पर खर्च करेंगे। दे विल ऑल्सो इंक्लूड सम अदर कॉस्ट दैट हैव बीन स्पेंड बाय द कंपनी ऑन योर रोल, जिसका आप शायद कभी भी चेहरा नहीं देख पाएंगे, बट इट इज कॉस्ट टू कंपनी या CTC। सो अपनी इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करना इज सुप्रीमली क्रिटिकल। इनफैक्ट जब हम अपनी कंपनी में ऑफर लेटर देते हैं, वी हैव a column that says इस CTC का approximate in hand क्या होने वाला है, because it just makes it so clear। हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, एंड हम ये बता देंगे कि यार ये सब चीजें हैं जो शायद आपको नहीं मिलेंगी या आपको अवेल करनी होंगी, एंड ये सारी चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली कैश में मिलेंगे। सो आपका इन हैंड इतना होगा। सो बिफोर यू रियली स्टार्ट जंपिंग एट एनी ऑफर लेटर, प्लीज उसके ऑफर लेटर को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, स्पेसिफिकली द सैलरी ब्रेकडाउन। आपका बेस सैलरी वही पैसा होगा, आपके पर्क्स या FBP जो होते हैं या अदर अलाउंसेस जो होते हैं, उसमें से वही पैसा मिलेगा जब जब आप उसका बिल सबमिट करेंगे, या फिर साल के एंड में ही मिलेगा, टैक्स काट के मिलेगा।
और कोई भी अगर चीज होगी, जैसे कोई रिटेंशन बोनस हो गया या परफॉर्मेंस बोनस हो गया या ज्वाइनिंग बोनस हो गया, वो या तो वन टाइम है या बाद में मिलेगा। ईसॉप अभी समझाएंगे कि कैसे काम करता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए आपको जो पैसे चाहिए, क्या वो पैसे इस रोल से आपको मिलेंगे या नहीं, उसकी क्लैरिटी ला पाना। एंड ऐसा हो सकता है कि कंपनी वो क्लैरिटी आपको पूरे रूप से ऑफर लेटर में ना दे, तो एचआर से पूछना कि इसका आप मुझे ब्रेकडाउन दीजिए। उस ब्रेकडाउन से शायद आप ये नहीं बता सकते कि इन हैंड क्या है, बट मैं कैलकुलेट करूंगा कि इन हैंड क्या है, बिकॉज दैट नंबर इज इंपॉर्टेंट टू मी। अब ईसॉप पे आते हैं। ईसॉप के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो समझने जरूरी हैं। ईसॉप का मतलब क्या होता है? ईसॉप का मतलब स्टॉक नहीं होता है। तो फर्ज करिए हमारी कंपनी है वेबवेदा एंड हम ईसॉप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नहीं करते लेकिन अगर हम कर रहे होते तो हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि आपको वेबवेदा के स्टॉक खरीदने का एक ऑप्शन मिलता है। आपको स्टॉक नहीं मिलता है, स्टॉक ऑप्शन मिलता है। आप उस ऑप्शन को अवेल करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको हम ये ऑप्शन देते हैं। अब इस ऑप्शन का सबसे पहला होता है स्ट्राइक प्राइस, मतलब अगर आप ये ऑप्शन अवेल करते हैं तो वो स्टॉक आपको किस दाम पे मिलता है। बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं फ्री में मिलता है, सो यू डोंट हैव टू रियली पे। लेकिन कुछ कुछ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो अगर स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, दे कैन नॉट गिव इट फॉर फ्री और दे डोंट वांट टू गिव इट फॉर फ्री, तो वो एक डिस्काउंट पे देते हैं। तो अगर फर्ज करिए वो अभी पब्लिक मार्केट्स में 300 रुपए का स्टॉक है, वो आपको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस हमारा 200 रुपए, तो आप 200 रुपए में स्टॉक खरीद सकते हैं अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करते हैं। दूसरी चीज इज कॉल्ड द क्लिफ। क्लिफ मतलब कितने टाइम तक आपको क्लिफ मतलब चढ़ना होगा बिफोर यू सी द फर्स्ट स्टॉक ऑप्शन कम इन। तो कंपनीज ये बोलती हैं कि यार हम पहले दिन से ही तो आपको ये स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आपने पहले दिन ले लिया, दूसरे दिन अगर छोड़ दिया तो आप इस कंपनी के स्टॉक के साथ चले जाएंगे ना, वी डोंट वांट दैट। तो थोड़ा सा मिनिमम टाइम आपको इस कंपनी में बिताना पड़ेगा फॉर यू टू अर्न दी स्टॉक ऑप्शंस। यूजुअली ये होते हैं 1 साल, मतलब 1 साल के बाद आपको वो स्टॉक ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 इज द वेस्टिंग पीरियड या स्केड्यूल, मतलब ये जो सारे स्टॉक ऑप्शंस, हमारे केस में जैसे 25 लाख में हमारे को 7 लाख रुपए के एम्प्लॉय ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन मिले थे, वो आपको सारे एक समय नहीं मिल जाएंगे, वो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम पे मिलेंगे। एंड टिपिकली कंपनीज हैव अ 4-year वेस्टिंग पीरियड, कुछ 3 साल भी होते हैं, कुछ 5 साल भी होते हैं, बट 4 साल का यूजुअल होता है। एंड उसका एक स्प्लिट होता है। ऐसा हो सकता है कि हर साल 25-25% मिलेगा, मतलब 7 लाख का 25-25% आपको हर साल मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनीज बोलेंगे यार पहले साल सिर्फ 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, चौथे साल 40%। तो ये बैक लोडेड होते हैं, मतलब जितना ज्यादा वक्त आप कंपनी में बिताएंगे उतने ज्यादा स्टॉक ऑप्शन मिलेंगे। कुछ कंपनीज बहुत जेनरस होती हैं, वो फ्लिप कर देती हैं, फ्रंट लोड कर देती हैं, मतलब पहले साल ही 40%, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो मतलब एक डिसइंसेंटिव है इस कंपनी में ज्यादा देर रहने का, बट उनकी मर्जी। एंड देन द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज पीरियड, मतलब अगर आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं एंड आपके कुछ स्टॉक ऑप्शंस वेस्ट हो गए हैं, मतलब आपके पास वो ऑप्शन आ चुके हैं, आपको कितना पीरियड मिलेगा फ्रॉम दैट टाइम व्हेन यू लीव द कंपनी टू एक्सरसाइज या अवेल दिस ऑप्शन। क्योंकि आपके पास इन्फिनिट टाइम नहीं होता है, ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं उस पे कि हम जी जब मन करेगा तब इस स्टॉक ऑप्शन को कन्वर्ट करेंगे। यू गेट अ फाइनाइट टाइम। कुछ कंपनीज बहुत अग्रेसिव बोलती हैं 90 डेज के अंदर कन्वर्ट करना है। कुछ कंपनीज बहुत जनरस होती हैं, बोलती हैं आप 10 साल तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं और 10 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाई डज दिस मैटर? आप बोलेंगे कन्वर्ट कर देते हैं। द रीजन इट मैटर्स इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन टैक्स लॉ, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, इट क्वालिफाइज और क्लासिफाइज एज इनकम, मतलब आपकी एक सैलरी या इनकम के रूप में ये रजिस्टर होता है। तो फर्ज करिए आपको ये जो 7 लाख रुपए के स्टॉक ऑप्शंस मिले, इसका 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था एंड 4 साल आप इस कंपनी में रह गए, तो अब आपको 7 लाख रुपए के स्टॉक ऑप्शंस मिले हैं एंड यू नाउ वांट टू कन्वर्ट देम इनटू स्टॉक। द इंडियन टैक्स लॉ सेज ये 7 लाख रुपए आपका इनकम बन गया एंड इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में हैं तो 30%। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस उस समय पे क्या है,
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको उस स्टॉक के पैसे मिल भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप स्टॉक बेच तो नहीं रहे ना, आप तो सिर्फ स्टॉक ऑप्शन से स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको उस 7 लाख के 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2 लाख रुपए। तो आपकी जेब से तो पैसे चले गए, लेकिन आपकी जेब में पैसे आए नहीं। एंड नाउ यू हैव स्टॉक्स वर्थ 7 lakhs। ऐसा हो सकता है कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए जब वो कंपनी आईपीओ करे या जो भी, आपको अब मिल चुके हैं ये। लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो कंपनी नहीं चले एंड इट गोज डाउन टू 0, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो कंपनी पुअरली परफॉर्म करे और वो 7 लाख के स्टॉक अब 3.5 लाख रुपए के हो गए। व्हाटएवर द केस में भी सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार इज लाइक, आपको 7 लाख रुपए की इनकम मिली है तो आपको 2,10,000 रुपए टैक्स देना है, विच इज 30%। उसके बाद अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो आपको ऑफ कोर्स कैपिटल गेन टैक्स देना है। अगर कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको कंबाइन करके वो कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं, बट दैट इज अ कैपिटल गेन कॉन्वर्सेशन। इनकम लेवल पे आपको उस 7 लाख पे इनकम टैक्स देना होगा। दैट इज वाई पीपल वॉन्ट एन एक्सरसाइज पीरियड, क्योंकि यार मैं क्यों अपने ईसॉप्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट करूं जब मुझे टैक्स देना पड़ेगा लेकिन कुछ पैसा मेरी जेब में नहीं आएगा। सो व्हाट डू दे वेट फॉर? दे वेट फॉर अ टाइम जब ये स्टॉक्स बेचने का हमें मौका मिले। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार हम ये स्टॉक्स बेच सकते हैं 7 लाख के, लेट्स से इनकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी है, बहुत बढ़िया, 10 लाख रुपए फ्री में मिल जाएंगे। तो हम बोलेंगे स्टॉक ऑप्शंस को कन्वर्ट कर दो स्टॉक्स में, 2 लाख रुपए हमने दे दिए टैक्स, एंड कुछ ही दिन के अंदर हमें 10 लाख रुपए मिल गए। तो हमारा नेट मुनाफा 8 लाख रुपए का हो गया। कैपिटल गेन टैक्स 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए में हमें एडिशनल टैक्स देना होगा, लेकिन वो तो हम अपने बाकी जो कैपिटल गेन वाले हैं उनके साथ कंबाइन करके दे सकते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये अभी के अभी पूरा हो जाएगा। 2 लाख रुपए हमने इनकम टैक्स दे दिया, 10 लाख रुपए हमारे पास पैसे आ गए, तो 8 लाख रुपए हमारा नेट मुनाफा उसी के उसी समय हो गया है। दिस इज व्हेन ESOP एक्चुअली वर्क्स। बट एज आई सेड, ये कैश नहीं है, ये इतने सारे फिल्टर्स के बाद कैश बनेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो स्टॉक्स आप कन्वर्ट कर पाएंगे, उस कन्वर्जन के इंस्टेंटली या पास में ही उनको बेचने का भी मौका मिलेगा, आपके पास टैक्स देने के पैसे हैं, इतनी हजार चीजें इसमें करनी होती हैं कि द लाइकलीहुड ऑफ दैट टू हैपन इज ऑफ कोर्स लेसर। एंड आई वुड नॉट रेकमेंड कि कोई भी अपनी सीटीसी में उस ESOP के नंबर को देख के ये बोले कि अब मैं अपनी जिंदगी इसके अनुसार प्लान कर सकता हूं। नो, ESOP शुड ऑलवेज बी अ ओवर एंड अबव बोनस। आ गया तो घर गाड़ी सब खरीद लेंगे, नहीं आया तो तब भी जिंदगी चलनी चाहिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ ESOPs एंड द ओवरऑल रियलिटी ऑफ CTC। तो जब भी आप CTC देखें, नंबर 1, सारे नॉन कैश कंपोनेंट हटा दो, ESOPs हटा दो, रिटेंशन बोनस हटा दो, परफॉर्मेंस बोनस हटा दो, ज्वाइनिंग बोनस हटा दो। जो बचेगा वो डिवाइडेड बाय 12 विल बी क्लोज टू योर इन हैंड। उसके बाद भी टैक्स कटेगा, बट दैट शुड बी क्लोजर टू योर इन हैंड देन द CTC नंबर। फिर नंबर 2, उस इन हैंड से पता करिए कि आप अपना खर्चा कर सकते हैं कि नहीं। जहां आपको रहना होगा उसका रेंट, खाना, उसका खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, अपने सब्सक्रिप्शंस का खर्चा, अपने कपड़े का खर्चा, अपने रहन सहन का खर्चा, अपनी इच्छाओं के लिए खर्चा, अपने इन्वेस्टिंग के लिए खर्चा, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड इन दैट इन हैंड। फिर जो साल के एंड पे आपको परफॉर्मेंस मिल गया या रिटेंशन मिल गया या कुछ और बोनस मिल गया, दैट इज अ टॉप अप, जिससे माय सजेशन 30% आप साइड पे रख के एंजॉय करिए, गिल्ट फ्री। जो भी करना है, वेकेशन लीजिए या मम्मी पापा के लिए कुछ खरीद लिया, खुद के लिए कुछ खरीद लिया वगैरह, एंड बाकी का 70% इन्वेस्ट। So you have a regular investment that happens every month. You have a yearly investment that happens because of the bonuses, and आपकी जिंदगी उससे चल रही है। ESOPs किसी पॉइंट पे अगर बड़े बन गए एंड उससे बहुत अच्छा कुछ आपको मिल गया, so you make a really large purchase depending on कि कितने क्वांटम का मिला है। Could be a घर की डाउन पेमेंट, या कोई बड़ी सी गाड़ी खरीद दी, या जो भी कुछ और that you have planned for and you know that it could work। अब इसके चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेजेस के जब आप प्लेसमेंट रिजल्ट सुनते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स का एक खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चले कि एक कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट सैलरी 28 लाख रुपए साल की है, आपको क्या लगेगा, वो कॉलेज अच्छा है या नहीं? एंड माय अजम्पशन इज यू विल बी लाइक, बढ़िया कॉलेज है। फर्ज करिए उस कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 5 लोगों को 80 लाख रुपए की सैलरी मिली, 10 बच्चों को
40 लाख रुपए की, 20 बच्चों को 15 लाख रुपए की, 25 बच्चों को 8 लाख रुपए की और 40 बच्चों को 5 लाख रुपए की। अगर आप इसका एवरेज करेंगे तो 28 लाख आएगा। लेकिन 40 बच्चों को सिर्फ 5 लाख की नौकरी मिली है, 65 बच्चों को 10 लाख से कम की नौकरी मिली है। ये डिटेल ना आपके सामने नहीं आएगी, ये डिटेल छिपाई जाएगी। जाहिर सी बात है, क्यों? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्लेसमेंट के नंबर को देख रहे हो उसको उसी शक की नजरों से देखें जितना आप सीटीसी के नंबर को देखते हैं, क्योंकि सीटीसी भी इन्फ्लेट हो रही है, एवरेज प्लेसमेंट भी इन्फ्लेट हो रही है। जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको एक बहुत भारी भरकम कोई सैलरी मिली है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि सीटीसी इन्फ्लेट हो चुकी है, या इसलिए क्योंकि कोई उनको इंटरनेशनल ऑफर मिला है जहां 80 लाख रुपए हिंदुस्तान में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर यूएस या यूरोप में मिलेंगे तो आप ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे उसमें, क्योंकि प्राइस पैरिटी के हिसाब से ही यू विल बी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एज वो 15 या 20 लाख रुपए की नौकरी इन इंडिया। तो यू विल गो in the wrong direction. You will take the wrong decision based on misleading information. And finally, अगर आपको अपनी सैलरी नेगोशिएट करनी हो तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए? नंबर 1, इफ यू फील कि आपकी जो इन हैंड सैलरी जो आपने कैलकुलेट करी है वो इनफ नहीं है, नेगोशिएट ओनली ऑन दैट। आपको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए एंड क्या वो इन हैंड सैलरी उसको फुलफिल कर पा रही है या नहीं। दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ESOPs अगर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लैरिफाई करिए। ट्रिगर प्राइस क्या है, क्लिफ क्या है, वेस्टिंग शेड्यूल क्या है एंड एक्सरसाइज पीरियड क्या है। ये चारों चीजें आपको बताएंगे कि वो ESOP कितना अट्रैक्टिव है या नहीं है। नंबर 3, अगर आपके पास सैलरी ब्रेकडाउन ही नहीं है, सिर्फ एक सीटीसी नंबर आपके मुंह पे थोप दिया गया है, तो प्लीज वो ब्रेकडाउन मांगिए, लिखित में मांगिए, वर्बली कभी भी नहीं। ईमेल पे या पेपर फॉर्मेट पे उस सैलरी ब्रेकडाउन को रिक्वेस्ट करिए, बिकॉज दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि आपकी इन हैंड क्या हो सकती है। ये याद रखिए कि कंपनीज के पास फुल इंसेंटिव नहीं होता है अपनी सीटीसी को बहुत ट्रांसपेरेंटली दिखाने का, लेकिन आपका पूरा फर्ज बनता है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। एंड आई होप दिस हेल्प इन दैट डायरेक्शन। ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।